आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस को अगर आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब मॉरिशस, विकल्प सी। 2018 ईस्वी में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था। और आप जानते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी तक 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। नागपुर में 1975 ईस्वी में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से लेकर के 14 जनवरी के मध्य हुआ, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। तो वह फीचर लेखन कहलाता है, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने आचार्य मम्मट को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस की जो रचना होती है उसमें ओज गुण प्रधान होता है, विकल्प ए राइट आंसर है। श्रृंगार और शांत तथा करुण रसों में माधुर्य गुण होता है, और प्रसाद गुण लगभग सभी में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न, निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब माधुर्य गुण चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, विकल्प बी। छठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो माधुर्य गुण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रायः अभाव रहता है, समास का अभाव होता है, और इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, यह सब सही है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग के व्यंजन रहते हैं, यह कथन सही नहीं है माधुर्य गुण के संदर्भ में। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थों सहितौ काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थों सहितौ काव्यम, काव्य की यह परिभाषा आचार्य भामा द्वारा दी गई है। काव्यालंकार इनका चर्चित ग्रंथ है। विश्वनाथ ने तो कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
मम्मट का है वही तद दोषौ शब्दार्थ सगुणा वनलंकृति पुनः वापी। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि जहां न वाच्यार्थ काम करे न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहां शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने व्यंजना शब्द शक्ति विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह उक्ति किसकी है? और जवाब में आपने श्री भट्टतौत को चुन लिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है कि किस छंद में 12 और 7 की यत् से कुल 19 मात्राएं होती हैं? किस छंद में 12 और 7 की यत् से कुल 19 मात्राएं होती हैं? 10वें प्रश्न का सही जवाब बरवे को अगर आपने चुना है तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम पूछा जा रहा है, और दोहा के ठीक विपरीत आपने सेलेक्ट किया किसको? सोरठा को। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 है कि लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा के विपरीत माना जाता है? लक्षण के आधार पर दोहा के विपरीत कौन सा माना जाता है? सोरठा। विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन मां, देखऊं आपनी मूरत सिय के छा, इसमें छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपने बरवय छंद को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बरवय छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता, छंद शास्त्र ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर पिंगल मुनि को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के नाम के आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? और प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प ए दोहा छंद को राइट आंसर के साथ में। 16वां प्रश्न है कि विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित 24 मात्राओं वाला छंद पूछा जा रहा है। विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13, पहले और तीसरे चरण में 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप, अयह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपने इसको चुन लिया, दोहा छंद, विकल्प बी को राइट आंसर है आपको। प्रश्न संख्या 18। 18वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपको चयनित करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रोमांच, विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है
कि विवाह व अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया? विवाह व अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने नाट्य शास्त्र को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? जवाब में आपने आचार्य शंकु को चुन लिया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरी सदगुण, कृपा करी अपनायो, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 21वें प्रश्न का सही जवाब भक्ति रस, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि हाथ पैर कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवाण्य और स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? 22वें प्रश्न का सही जवाब भयानक रस, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ में आप। 23वां प्रश्न कि मन रे तन कागद का पुतला, लागई बूद विनसी जाय छीन में, गर्भ करे क्या इतना, इसमें कौन सा रस है? और प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर शांत रस, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव और विभाव, ये सब रस के अंग हैं, जबकि अलंकार रस का अवयव नहीं है। विकल्प डी को चयनित करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। तो मेरा भाई जो शिवम है वह विदेश जा रहा है, यानी उद्देश्य इसमें मेरा भाई शिवम विकल्प ये हो जाएगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ कहा जाता है वही विधेय होता है। जिसके संदर्भ में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, और जो उसके संदर्भ में कहा जा रहा है वह विधेय है। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। तो श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संकेत वाचक वाक्य, निम्नलिखित विकल्पों में से संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो दीपक का घर उधर है, यहां संकेत किया जा रहा है। विकल्प डी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो यहाँ पर निषेधवाचक, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। आगे दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। मेरे पिताजी
के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है? विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तीसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। मेरा यह सोचना सही निकला। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयनित करना है। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अनेकों नहीं बल्कि अनेक प्रस्ताव आए और दादी का नहीं, दादी के प्राण निकल गए। 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, शुद्ध हो जाएगा तब। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, उसे पहचानना है। तो बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर वह जमीन पर आ जाती। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में अशुद्ध अंश पूछा जा रहा है। तो निर्भर के साथ कर्ता नहीं जुड़ेगा। निर्भर का मतलब यह है कि आप पर निर्भर है। कर्ता शब्द इसमें जो है कोई मतलब नहीं है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब 8 को चुना आपने तो राइट आंसर है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक, ये 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। विधानवाचक, विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा भेद है इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प में सही रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो युवा भारतीय टीम जो है यह क्या है? उद्देश्य है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 36।
36वां प्रश्न है कि पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी को, तो राइट आंसर है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह हारना, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप कौन सा मुहावरा है। आस्तीन का सांप, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। और घड़ी में तोला घड़ी में माशा मुहावरे का अर्थ, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब आपने न कारण होगा न कार्य, विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर हो। प्रश्न संख्या 41, किसी बात पर दृढ़ तो रहो, रिक्त स्थान में आपको भरना है। बेपेंदी का लोटा हो क्या, इसी बात पर तो दृढ़ रहो, विकल्प डी अगर आपने चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब, अंधियारा मिटना का अर्थ हो जाएगा ज्ञान समाप्त होना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मूर्ख को गुण की पहचान नहीं होती है, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोकोक्त के संबंध में इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, यह कथन सही नहीं है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, यह कथन सही नहीं है। यह क्योंकि स्वतंत्र वाक्य होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो वहां पर समास कौन सा होगा। तो दोनों पदों की समानता पर जो है द्वंद्व को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित जो इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। रामो च लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, इसमें समास बनेगा आपका कौन सा, द्वंद्व, द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाकी दशानन बहुव्रीहि है, नीलोत्पल में कर्णधारा है और दिवारात्र में द्वंद्व है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंह द्वार में समास पूछा जा रहा है। सिंह द्वार में समास आपने तत्पुरुष समास चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को कि नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया, इनमें समास आपको चयनित करना है। तो राह खर्च में क्या बनेगा, तत्पुरुष। व्यर्थ जो है इसमें बनेगा
अव्ययी भाव। गोला और बारूद, गोला बारूद यानी गोला और बारूद, तो यह उदाहरण हो जाएगा किसका? द्वंद्व समास का। और इसके बाद छुट भैया शब्द कर्मधारय है, तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राह खर्च तत्पुरुष, व्यर्थ अव्ययी भाव, गोला बारूद द्वंद्व और छुट भैया कर्मधारय। प्रश्न संख्या 49 है कि यथा विधि में समास पूछा जा रहा है। अव्ययी भाव उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। चंद्रमुख में समास पूछा जा रहा है और जवाब में कर्मधारय को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गमन, परलोक गमन विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है ये। बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में भी आपने तत्पुरुष समास चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों का सही रूप छांटना है। निष्काम, निधन काम, निष्काम विसर्ग संधि का उदाहरण है, विकल्प टी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में यण संधि होगी? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब देवी धनागम दिव्यागम, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब पवित्र को अगर आपने चुना, यह आयात संधि का उदाहरण है, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। प्रश्न संख्या 56 में सही जवाब मातृधन आनंद, मात्रानंद और ऋण संधि का उदाहरण है, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 58 है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि होगी? निश्चय शब्द में संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर विसर्ग संधि, तो सही जवाब हो जाएगा निधन चय, निधन चय निश्चय होगा। विसर्ग के बाद च छ हो, अगर विसर्ग के बाद च छ हो तो श बन जाता है, च का छ का च छ का क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। इसी तरह से ट ठ हो तो ट ठ का श बन जाता है, और त थ हो तो इसका क्या बन जाता है? श बन जाता है। विसर्ग के बाद च या छ हो तो उसका क्या बनता है? श बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया, किसको? सोरठा सी को, बी क्षमा करें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो उपेंद्र वज्रा, विकल्प सी को आपने चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। मात्रिक छंद है सोरठा, रोला और छप्पा, ये सब मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, अरातिशयन सिंधु में सुवाड वाग्य से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो, बढ़े चलो, इसमें गण पूछा जा रहा है।
तो जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और गुरु, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जी ही सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सोरठा छंद विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद में चार से अधिक चरण होते हैं? चरण संख्या 62 का सही जवाब 56 को चुना आपने तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 4 चरण इसके रोला के और 2 शेष चरण इसके उलाला के, यानी 6 चरण होते हैं। आगे, तुमको मुझे पढ़ना है, अशुद्धंश की पहचान करनी है। तुम्हें मुझे पढ़ना होगा, तुम्हें मुझे पढ़ना है तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य कैसा है? इच्छात्मक, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में इसलिए, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, कौन सा वाक्य होता है? तो वहां संयुक्त वाक्य होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सामान्य कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो वह वाक्य कहलाएगा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि त्र्यंबकम शब्द में कौन सा समास है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव के लिए इस्तेमाल होता है, बहुव्रीहि समास, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, इसमें चरण कमल में समास पूछा जा रहा है और आपने सही जवाब के रूप में कर्मधारय को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में समास। गंगा तट यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, गंगा तट में तत्पुरुष होगा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा, पापपूर्ण में द्वंद हो जाएगा। घुड़सवार में तत्पुरुष है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद ऋग्वेद, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नैतत का संधि विच्छेद, तो न धन एतत नैतत वृद्धि संधि का उदाहरण है, विकल्प ई राइट आंसर है। सीतर्तु का संधि विच्छेद, तो शीत धन ऋतु, शीत ऋतु,
विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। संधि के भेद पूछा जा रहा है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। तो विपत्निक अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर जाती है वो विधुर होता है, और जिसका किसी से वियोग हो गया हो वह वियोगी होता है। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो जवाब में आपने अन्वय चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? प्रतिपदा यानी एकम यह किसी तिथि को दर्शा रहा है, जबकि चैत ज्येष्ठ कार्तिक ये किसी मास को दर्शा रहे हैं, महीने के नाम को दर्शा रहे हैं। तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेधावी शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रतिभाशाली विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब शौर सेनी अपभ्रंश विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। तो विद्यार्थ विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि अवधि निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? लखनऊ उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। भोजपुरी का क्षेत्र है बस्ती। मेरठ खड़ी बोली का क्षेत्र है। ब्रज का क्षेत्र है बरेली। आगे, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द बताइए। आदेश विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आखिया हरिदर्शन की भूखी, अब कैसे रहे रूप रच रांची, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। तो इसमें रस पूछा जा रहा है। वियोग श्रृंगार विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। फटाफट करते रहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब क्रिया के घटित होने का समय विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 86 है कि निम्नलिखित में भाववाची का उदाहरण कौन सा है? भाववाची का उदाहरण पूछा जा रहा है। अब चला जाए, शीला से खाया नहीं जाता। दोनों ही विकल्प जो हैं भाववाची के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब कर्मवाच्य विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, अब बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाय। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। और प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विभावना विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 89 है कि जब से मैं आंख लगी तब से न
आंख लगी इसमें कौन सा अलंकार? जहां विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास होता है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुल्हीन अंगिया काहे न धोआई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूप का अतिशयोक्ति विकल्प सी को चुना राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गार, अब मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जन जानो मन मानो, ये आपने उत्प्रेक्षा सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब। मानो मनु जनु जानो जनो ये सब शब्द आ जाते हैं, उत्प्रेक्षा समझ जाया करिए। अगला प्रश्न है कि विरह हस्ति तन शालय घाय करे चित चूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब। और रूपक अलंकार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, तो इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो यह समता सूचक शब्द से उपमा को आपने सेलेक्ट किया, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। और दीप सामन जल चुका है, पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? तो सा विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ महिस्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो अनुप्रास वक्रोक्ति यमक शब्दालंकार के वेद हैं, विकल्प ए को चुना प्रतिवस्तु उपमा तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करते हैं? तो जवाब में आपने अलंकार चुना तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? और उत्तर में आपने संक्षेपण चुन लिया तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।